हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। सामान्य अध्ययन 4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इसका आखिरी टॉपिक है मामला अध्ययन से पहले शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। उसका जो 8वां टॉपिक है वो है कार्य संस्कृति। इसके 2 सब टॉपिक्स हैं, एक है कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर खुद ही, और कार्य नैतिकता यानी कि वर्क एथिक्स। तो इन 2 चीज़ों की हम बात करेंगे। वर्क एथिक्स या फिर वर्क प्लेस कल्चर, ये सब चीज़ें आप लगातार, अगर आपने नौकरियां की हैं, नहीं तो आपने घर में अपने मम्मी या पिताजी से सुनी होंगी कि वर्क कल्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ख़राब है। आप लगातार इन चीज़ों की बात करते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचने की शायद कोशिश नहीं की कि इसका मतलब क्या है। और मतलब है तो फिर लोक प्रशासन या फिर अगर आपको IAS बनना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो फिर इस सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत क्या है। लगभग 12% कंपनियां, ये भरोसा उनको है कि ये सिर्फ हम ही हैं बस जिन्होंने वर्क कल्चर को समझ पाया है, बाकी लोगों ने नहीं समझा। तो वर्क प्लेस कल्चर या फिर कार्य संस्कृति को अगर हम साधारण शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा पर्यावरण या ऐसा इन्वायरमेंट है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करते हो। सीधी सी बात है, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करते हो, जिससे आप चाहते हो कि आपका संस्थान उन्नति करे। तो कार्य संस्कृति की जब भी हम बात करेंगे, हमेशा एक संगठन की बात करेंगे। घर पर भी कार्य होता है, जैसे एक छोटू है, वो चाय की दुकान में उसने सपोज पानी ज़्यादा डाल दिया, दूध कम डाल दिया, तो आपने छोटू को पीट दिया। वो खराब कार्य संस्कृति का उदाहरण नहीं होगा। वो उदाहरण किस चीज़ का होगा कि आपने घरेलू हिंसा कर दी। वो उस खराब कार्य संस्कृति का नहीं, खराब घरेलू या फिर आप एक खराब इंसान कहलाओगे। एक संगठन के अंदर प्रथाओं, क्या क्या प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस के पैर नहीं छू लेते हो जाके, ठीक है। आप, यदि आपका बॉस 70 साल का होने वाला है और वो एक्सटेंशन पे है तो भी आप उसके पैर नहीं छुओगे, लेकिन अगर आप उनके घर उनसे मिलने जाते हो तो फिर आप भारतीय कल्चर उसको समझ के उनके पैर छू सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, संगठन के भीतर आप क्या प्रथाएं चला रहे हो, क्या आपके मूल्य हैं, किन वैल्यूज़ पर जाना है। देखो, कार्य संस्कृति अंडरवर्ल्ड की भी है। दाऊद इब्राहिम, मतलब उनके भी अपने कुछ मूल्य होंगे। मूल्य दोनों चीज़ें होती हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिन्हें हम वैल्यूज़ और वाइसेस कहते हैं। टॉपिक नंबर 1 में हम उसे देख चुके हैं। और साझा विश्वास, साझा विश्वास मतलब आप क्या चाहते हो, हम क्या चाहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, सब जिन चीज़ों को फॉलो करने के लिए सब एग्री होते हैं, उनका एक समुच्चय है या फिर एक सेट है या फिर इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो कार्य संस्कृति क्यों आवश्यक है अच्छी, क्योंकि ये काम की संतुष्टि, एक एम्प्लॉय कितना संतुष्ट रहेगा उस चीज़ को, ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्क सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ के खुद के रिश्ते और उनकी प्रगति, उनका निर्धारण करने में एक अच्छी कार्य संस्कृति या खराब कार्य संस्कृति, दोनों ही ये रोल निभाते हैं। अगर कार्य संस्कृति खराब होगी तो फिर वहाँ पर आपको दिखेगी एग्जिट या फिर वॉइस थ्योरी, ठीक है। एग्जिट मतलब कि एम्प्लॉय आपके यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। वॉइस मतलब अगर वो बाहर नहीं जा पा रहे तो फिर आवाज़ उठाएंगे कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। और अच्छी कार्य संस्कृति उस संगठन के इतिहास, परंपरा, मूल्य और दृष्टि, उन्हीं का एक उत्पाद है। एक दिन में अच्छी कार्य संस्कृति या खराब कार्य संस्कृति नहीं बनती, इसमें सालों साल लगते हैं। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप इन्फोसिस की बात करो या TCS की बात करो, और इंडिया में ही जब माइक्रोसॉफ्ट काम करता है तो इनकी कार्य संस्कृति में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। इसी तरह से आप सरकारी हुआ या फिर प्राइवेट, इनकी कार्य संस्कृति को, सरकारियों को आदत है सर जी कहलाने की, लेकिन सरकारी कार्य संस्कृति बहुत ख़राब है। खराब कार्य संस्कृति पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को डुबो सकती हैं। भारत में BSNL, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, और आपका एयर इंडिया, रिसेंट एग्जांपल, डिस्कॉम वाला जो मुद्दा चला पूरा, बिजली वाला, बिजली विभाग, वो पूरा खराब कार्य संस्कृति की वजह से डूबा। एक वांछनीय कार्य संस्कृति में साझा संस्थागत मूल्य, प्राथमिकताएं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर आपको 10 काम करने तो आप प्रायोरिटी पे क्या काम करते हो पहले, ठीक है। देन पुरस्कार देना, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको आप प्राइज़ भी देते हो कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। देन समावेशन, जो जिनको पुरस्कार नहीं मिला उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इसको तो पुरस्कार मिल गया, बॉस का चेला है, हमको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। एक स्वस्थ कार्य स्थल संस्कृति का महत्व हम समझते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसका सीधा साधा इन्फ्लुएंस इस चीज़ पर होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ किस तरह से आपके संस्थान में फिट होते हैं। और साथ में अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें, प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करती है। खराब कंपनी की बात करो तो वो कभी भी प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन चैनल्स हैं, उनमें आपको कभी प्रतिभाशाली कर्मचारी रिटेन होते हुए नहीं दिखेंगे, फालतू लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक चीज़ देखो कि आप जितना टाइम घर पे एक हफ्ते में स्पेंड कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप उस संस्थान में आपको निकालना होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं होगी तो फिर अच्छे लोग आपके साथ नहीं आएंगे। किसी भी खराब कर्मचारी के साथ में कोई अच्छा कर्मचारी नहीं काम करता है। साथ में आकर्षित करने के साथ में इन लोगों को अपने साथ बनाए भी रखती है। आप रिक्रूट तो कर सकते हो अच्छे एम्प्लॉयज़ को, आप आराम से ले आओगे, अगर आपकी कंपनी है आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय ले आओगे, लेकिन क्या आप उन्हें अपने साथ रख पाओगे, क्या आप उन्हें रिटेन कर पाओगे? एक अच्छा वर्क प्लेस कल्चर तभी परिभाषित किया जाता है जब उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ इंगेज्ड रहें और रिटेन रहें, बने रहें, उनके साथ लगे रहें, काम करते रहें और रिटेन रहें, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति का महत्व समझ सकते हैं। स्वस्थ विकास, हेल्दी डेवलपमेंट का माहौल बना रहता है। एक एम्प्लॉय के हाथ में भी होता है अगर वो कुछ चेंज करना चाहे। साथ में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और साथ में उनकी पर्सनल जो लाइफ है, घरेलू ज़िंदगी है, वो भी बढ़ती है, ओपननेस बढ़ती है और एम्प्लॉयज़ अपनी आवाज़ दिखा सकते हैं और वैल्यूज़ उनकी इम्प्रूव। फिर इससे क्या होता है कि कर्मचारी संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे कर्मचारी अगर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उत्पादकता बढ़ेगी और वित्तीय निष्पादन बना रहेगा। अराउंड 92% दुनिया की जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं वो ये मानती हैं कि अगर हमारी वित्तीय निष्पादन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसका रीज़न यही है कि हमने एक अच्छा वर्क कल्चर बना के रखा है, मेंटेन किया हुआ है। तो अगर अब आप एक कंपनी खोलने जा रहे हो या फिर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही हो, आप आईएएस हो, तो आप अपनी तहसील में, अपने डिवीज़न में आप कैसे काम करोगे? अगर आप एसडीएम हो, आईएएस बनने के बाद एसडीएम भी बन सकते हो, तो उसका निर्माण करने के लिए कर्मचारियों से अपने रिश्तों का निर्माण करें। चाहे उसके लिए आपको पार्टीज़ देनी पड़े, टीम डिनर्स देने पड़े, या फिर आप दारू पार्टी क्यों रखो, क्यों ना रख लो, ड्रिंक नाइट्स जो होती हैं वो सब चीज़ें की जा सकती है, जिससे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़े लोगों में। वहाँ पे आप गाने गवा सकते हो लोगों से, ठीक है, स्किट करवा सकते हो, नाटक ड्रामा, ये सब चीज़ें करा सकते हो। एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को जान सकें, आपस में लाइनबाजी भी कर सकें। उन सार्वभौमिक लक्षणों को आप पैदा करें जो कर्मचारी नियोक्ताओं से चाहते हैं। देखो, एक कर्मचारी किसी नियोक्ता से 2-3 चीज़ें ही चाहता है। कोलैबोरेशन हो, हमारे साथ मिलके काम करें, सपोर्टिवनेस हो, आप हमें सपोर्ट करो, और रेस्पेक्ट दो, CSR। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो फिर ये अच्छी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि कर्मचारी आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसके बाद आता है आरामदायक या फिर कंफर्टेबल कार्यस्थल। इसको हम कहते हैं आरामदायक कार्यस्थल। कोई भी एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करना चाहता। अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड CIL की केस स्टडी लें तो ये एक ऐसा पब्लिक सेक्टर यूनिट है जहां लोग बहुत तेज़ी से, जैसे ही उनको मौका मिलता है, वो नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को श्वसन संबंधी बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। या फिर अगर आप देखो, जो केमिकल इंडस्ट्री होते हैं या प्रोसेस प्लांट्स होते हैं, वहाँ लोग बहुत दिन तक काम नहीं करते जब तक कि उनके पास कोई मजबूरी ना हो। इसके अलावा आप एक स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति को बनाए रखने के लिए करियर विकास का ट्रेनिंग भी देते रहें। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। आपने आज कुछ सीखी, कल के दिन कुछ और चीज़ हो गई। अगर आप MS वर्ड में भी काम कर रहे हो तो उसमें भी कई चीज़ें नई हो सकती हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, इंगेजमेंट सब चीज़ें बढ़ी रहेंगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं वो होता है बर्नआउट। बर्नआउट मतलब होता है बॉडी का जल जाना, जल फूक जाना। तो बर्नआउट से आपको बच के रहना है। बर्नआउट सबसे ज़्यादा ओवरवर्क और स्ट्रेस इनकी वजह से पैदा होता है, और जब वर्कलोड बढ़ता है, आप एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो फिर वर्कलोड बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे आपकी कार्य संस्कृति खराब होगी और लोग आपसे दूर भागेंगे, आपकी कंपनी से दूर भागेंगे, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहेंगे। तो आपको बर्नआउट से बचा रहें। आप चाहे तो आप भी इसमें कई और बिंदु जोड़ सकते हो, बिंदुवार आप लिख सकते हो एग्जाम में। जब अप्लाइड एथिक्स आए तो उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट जो इसका स्टैटिक पार्ट है वो यही है। एक स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति की विशेषताएं कैसे होती हैं? सभी कर्मचारियों के साथ समान या अलाइक व्यवहार किया जाता है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मेन चीज़ ये है। अब ऐसा नहीं कि बॉस की सैलरी और एक पानी जो पिला रहा है बंदा उसकी सैलरी सेम होगी, ठीक है। साथ ही कार्यकर्ता का सम्मान करोगे आप, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो। आप ग्रुप A क्लास 1 ऑफिसर हो तो आप ग्रुप D एम्प्लॉय की इंसल्ट, बेइज्जती नहीं कर देते, आप उनको और ज़्यादा प्यार और सम्मान देते हो, ठीक है। अंतर्निहित कारणों पर आप विचार करते हो कि क्या संघर्ष हैं, किनकी वजह से लोग गड़बड़ हो रहे हैं, गलत चीज़ें जा रही हैं, उसके बाद आप संघर्षों का समाधान करते हो। साथ में एक जो बड़ी चीज़ होती है जिसकी वजह से कंपनियां फेल होती हैं और सक्सेसफुल होती हैं, हम कर्मचारियों को उनके काम से नहीं आंकते।
ठीक है, हम देखते हैं कि लड़की सुंदर है तो फिर इसको ज़्यादा पैसे दे दो, इसका प्रमोशन कर दो, बॉस से बनती है। आप ऐसा कभी नहीं करोगे। कर्मचारियों को केवल और केवल उनके काम से आंकोगे। आउटपुट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, आप उसके लिए अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, अदरवाइज नो। आप उसके लिए पर्सनल रिलेशन रख सकते हो लेकिन प्रोफेशनल नहीं। देन इसके बाद एक जो अच्छी चीज़ होती है, कुछ कर्मचारी, मतलब सब कर्मचारी बराबर तो नहीं हो सकते, कुछ अच्छे हैं ग्राफ में, कुछ पुअर हैं, तो आप इन कर्मचारियों को तो और ऊपर करोगे कि भाई आप अच्छे हो, इनको आप इनाम दोगे, प्राइज़ दोगे, लेकिन इनको आप नीचे नहीं धकेल देते। ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ऊपर खींचते हो, आगे बढ़ाते हो, इनकी आप आलोचना नहीं करते, लेकिन उन्हें आप धीरे धीरे एहसास दिलाते रहते हो कि कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं। इसके अलावा निर्णय मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में आप कर्मचारियों को बुलाते हो। टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संवाद होता है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया आप जानने की कोशिश करते हो, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, आप दोनों को जानते हो, मानते हो। देन जो कर्मचारियों के मौजूदा कौशल हैं उसके लिए कार्यशालाएँ, सेमिनार आदि आयोजित करते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में और पीसीएस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप इनके नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप है और ये वेबसाइट दिस इज़ इन मेकिंग, तो आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।